चैप्टर 14। लिन मेई हैरान रह गई जब उसने जिया हाओ की बातें सुनी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने जल्दी में वह पायजामा पहन लिया। मेरी आंखें उसे देख सकती हैं। जिया हाओ मुस्कुराए। चलो, मेरे सामने शर्माने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है मेरे लिए अच्छा है। लिन मेई ने हल्के से हंसते हुए उठकर अपने कमरे में वापस चली गई। एक पल बाद वह एक लेसी नाइटी पहनकर वापस आई, जिसमें उसकी जांघें और बाहें दिखाई दे रही थी जो उसके पायजामे से ढकी हुई थी। वह मेरी लड़की है। जिया हाओ मुस्कुराया और उसने उठकर आइसक्रीम निकाली। ये लो, तुमने जो आइसक्रीम मांगी थी। धन्यवाद। जब मैंने इसे चेक किया तो सभी आइसक्रीम खत्म हो चुकी थी। लिन मेई ने आह भरी और एक जोड़ी चम्मच लेकर जिया हाओ के पास बैठ गई। तो तुम क्या देख रही थी? ओह, कुछ नहीं, बस टीवी और कुछ सीरीज। लिन मेई ने कंधे उचका दिए। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मैं अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं आ सकता? जिया हाओ ने लिन मेई को मुस्कुराते हुए देखा। ओह सच में, कितना सफेद झूठ है। लिन मेई खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। जिया हाओ ने लिन मेई को अबाक भाव से देखा और उसने एक चम्मच आइसक्रीम निकाली और लिन मेई को खिलाई। इसे खाओ और चुप रहो। तुम मेरे प्यार की सराहना नहीं कर सकते। जिया हाओ ने बड़बड़ाया। लिन मेई ने आइसक्रीम खाते हुए अपनी आंखें घुमाई। कुछ पलों के बाद जिया हाओ ने खाने के लिए कुछ आइसक्रीम निकाली, लेकिन फिर उसने लिन मेई की तरफ देखा क्योंकि उसने पहले ही अपना मुंह खोल दिया था। उसकी नजर टीवी पर थी। क्या? जिया हाओ ने असमंजस में पूछा। क्या क्या? लिन मेई ने जिया हाओ की तरफ देखा। मुझे खिलाओ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड हूँ। आह, तुम मेरे जादू का इस्तेमाल खुद पर कर रहे हो। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए लिन मेई को देखते हुए अपने दिल में खर्राटे लिए। एक आह भरते हुए जिया हाओ ने आइसक्रीम खाते हुए लिन मेई को खाना खिलाया। तुम्हें पता है क्या, अगर तुम कुछ समय के लिए बेवकूफ नहीं बने तो मैं सच में तुमसे प्यार करने लगूंगी। लिन मेई ने चैनल बदलते हुए आह भरी। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम पहले से ही मुझसे प्यार नहीं कर रहे हो। जिया हाओ मुस्कुराए। ओह लिन मेई, मुझे पता है कि तुम वाकई उन बेवकूफ बुरे लड़कों से प्यार करती हो। वह तुम्हें ये किसने बताया? हवाओं ने संदेश मेरे पास पहुंचा दिया। जिया हाओ ने जवाब दिया, लगभग लिन मेई को मुक्का मारने पर मजबूर करते हुए। जिया हाओ ने जम्हाई ली और उसने रिमोट लिया और टीवी बंद कर दिया। लिन मेई ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। क्या तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया? हम आखिर क्या देख रहे थे? ये बहुत उबाऊ है। जिया हाओ ने अपना सिर हिलाया। मैं उबाऊ चीजें नहीं करता, तुम्हें पता है। हाँ, तो तुम क्या करना चाहते हो? लिन मेई ने जिज्ञासा से पूछा। जिया हाओ ने लिन मेई को देखते हुए एक पल सोचा। क्या तुम खाना बनाना जानती हो? ओह नहीं, लिन मेई ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसे खाना बनाना एक थकाऊ काम लगता था, इसलिए उसने खाना बनाना सीखने की जहमत नहीं उठाई। क्या मैं कुछ बनाऊं? कुछ झटपट रात का नाश्ता। ओह, आज रात कोई बहुत ही विचारशील व्यक्ति लेकर आ रहा है। लिन मेई ने जिया हाओ की बात सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठाई। नूडल्स या पकौड़े ही काफी होंगे। ठीक है। जिया हाओ ने सिर हिलाया और रसोई में चला गया। लिन मेई भी उसके पीछे रसोई में चली गई और उसने एक जगह चुनी और बैठ गई। मेरी नौकरानी मेरे लिए सारा खाना बनाती है, इसलिए नाश्ते की तलाश के अलावा मुझे रसोई में ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। लिन मेई ने नर्म आवाज में कहा। लेकिन तुम देखो, तुम पहले से ही खाना बनाना जानती हो। खाना बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। जिया हाओ ने प्याज और चिकन ब्रेस्ट को आसानी से काट दिया। लोग खाना पकाने से इसलिए बचते हैं क्योंकि खाना बनाने और उसके बाद सफाई करने में बहुत काम लगता है। हालांकि एक बार जब आप इसका सार समझ जाएंगे तो आपको ये पसंद आने लगेगा। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए लिन मेई की ओर देखा। तुम आकर मेरी मदद क्यों नहीं करती? मैं तुम्हें सब कुछ थोड़ा थोड़ा सिखा दूंगी। क्या तुम सच में? लिन मेई ने थोड़ा संकोच किया। मैंने पहले कभी खाना नहीं बनाया, मैं गड़बड़ नहीं करना चाहती। कोई जरूरत नहीं। लिन मेई, यहाँ आओ। लिन मेई ने सिर हिलाया और जिया हाओ के पास चली गई। जैसे ही उसने चाकू लिया, जिया हाओ ने उसे अच्छी तरह से निर्देश देना शुरू कर दिया। प्याज काटते समय तुम्हें अपने चाकू को इस तरह से हिलाना होगा। तुम्हें एक तेज और साफ कट करना होगा। अगर तुम तेज और साफ कट करोगी तो प्याज से बहुत ज्यादा बदबू नहीं आएगी। वरना अगर तुम गड़बड़ तरीके से काटोगे तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। अब तुम्हें टमाटरों को इस तरह काटना है और अंडे को कैसे फोड़ना है। बस एक दरार बनाओ और। लिन मेई की अभिव्यक्ति जिया हाओ की बात सुनते ही गंभीर हो गई। वह उसके पीछे खड़ा था, उसे छोटे मोटे काम करने में मदद कर रहा था। सारी तैयारियां हो जाने के बाद लिन मेई अचानक पलटी और जिया हाओ की तरफ देखने लगी। क्या हुआ? तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी माँ को रसोई में मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाते हुए देखती थी। लेकिन उसके जाने के बाद, हाँ शुक्रिया, मुझे वो अच्छे दिन याद दिलाने के लिए। जिया हाओ दंग रह गई जब लिन मेई आगे झुकी और अपने होंठ जिया हाओ के होंठों से मिलाए। जिया हाओ ने विरोध नहीं किया और उसने उसे चूम लिया, जिससे उनका चुंबन गहरा और जोशीला हो गया। दोनों की जीभ एक दूसरे के साथ खेल रही थी और दोनों एक दूसरे की लार का स्वाद ले रहे थे। थोड़ी देर बाद लिन मेई ने खुद को अलग कर लिया क्योंकि उसके गाल अभी भी गुलाबी रंग के थे। शायद तुम ऐसा कुछ होने की उम्मीद कर रहे हो, है ना? क्यों नहीं? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अपना ध्यान वापस खाना बनाने पर केंद्रित किया। हालांकि मुझे खुशी है कि आप अपनी भावनाओं को मेरे साथ साझा करने में सहज हैं। जैसा आप चाहें वैसा सोचें। लिन मेई ने मुड़कर देखा और धीमी आवाज में बोली। आखिरकार वह जिया हाओ को अपना शर्मिंदा चेहरा दिखाने से नहीं चूक सकती। थोड़ी देर बाद जिया हाओ ने तले हुए नूडल्स के साथ गर्म और खट्टी चटनी में डूबी पकौड़ियां तैयार की। हालांकि वह किसी भी तरह से मास्टर शेफ नहीं है, 8 बार पुनर्जन्म लेने के बाद उसने पहले से ही खाना बनाना अच्छी तरह से सीख लिया है। आखिरकार ये जीवित रहने के लिए एक आवश्यक कौशल है। भले ही आप एक बर्तन में बेतरतीब सामग्री डालें और इसे दिन कहें, ये भी खाना बनाना है। मेरे बेडरूम में आओ, वहाँ एक टीवी भी है। लिन मेई ने पीछे मुड़ते हुए हंसते हुए कहा। जिया हाओ ने प्लेटें पकड़ी और उसके पीछे चली गई। अपने बेडरूम में प्रवेश करते हुए जिया हाओ देख सकती थी कि यह काफी विशाल था, गुलाबी और मखमल से सजा हुआ था। ये किसी भी अमीर लड़की के बेडरूम जैसा ही था। लेकिन जिया हाओ देख सकती थी कि लिन मेई वास्तव में अपने कमरे का ख्याल रखती है और उसे साफ रखती है। इसे एक मेज पर रखते हुए वे दोनों बिस्तर पर आ गए। हमें टीवी पर क्या चलाना चाहिए? हे, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अपना फोन टीवी से कनेक्ट करने से पहले एक पल के लिए देखा। लाइट बंद करके जिया हाओ और लिन मेई पास पास बैठ गए।
बर्निंग रेन इन मिडनाइट, ये किस तरह की फिल्म है? लिन मेई ने उत्सुकता से पूछा। मैंने इस फिल्म के बारे में कभी नहीं सुना। ठीक है, जल्दी मत करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। जिया हाओ ने रहस्यमयी हंसी दी, जिससे लिन मेई भड़क उठी। ये बदमाश कुछ गलत नहीं कर रहा है। हालांकि फिल्म का माहौल और बैकग्राउंड अच्छा है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस बारे में है। पकौड़े वाकई अच्छे हैं, मुझे सॉस बहुत पसंद है। लिन मेई ने पकौड़े का एक निवाला खाया क्योंकि कीमा बनाया हुआ भरावन स्वादिष्ट सॉस के साथ मिल गया, जिससे वह तेजी से खाना खाने लगी। अच्छा, मैंने तुमसे कहा था, मैं बुरा खाना नहीं बनाता, है ना? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कुछ तले हुए नूडल्स भी सॉस में डुबोए। लिन मेई ने फिल्म को देखा और देखा कि कहानी धीरे धीरे सामने आ रही है। बरसात की रात में दो अजनबी एक दूसरे से मिलते हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने रहस्य छिपाता है। हालांकि उनके बीच एक अजीब जुनून के साथ साथ कुछ जोरदार संवाद भी सामने आए। लिन मेई कहानी से जुड़ गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह एक अच्छा सस्पेंस और थ्रिलर हो सकता है। हालांकि उसकी उत्तेजना ने एक अजीब मोड़ ले लिया क्योंकि उसने देखा कि स्क्रीन एक पल के लिए काली हो गई। तारांकन पा 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 तारांकन, आह आह, हाँ जोर से बेबी, मेरी चूत को जोर से चो दो। हाँ, तुम्हारा शरीर वाकई बहुत सुंदर है, मैं तुम्हें हमेशा चोदता रह सकता हूँ। लिन मेई के सामने कराहने के साथ साथ परिचित ताली की आवाज भी सामने आई क्योंकि उसके सामने एक नया दृश्य सामने आया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने जिया हाओ को घूर कर देखा। तो यह एक कौन मूवी थी? मुझे लगता है कि तुम कहना चाहते थे रोमांटिक मूवी जिसमें स्पष्ट दृश्य हैं। तुम्हें पता है क्या, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि यह व्यर्थ है। लिन मेई ने उस दृश्य को देखते हुए आह भरी। ऐसा नहीं था कि उसने कभी कोई पोर्न नहीं देखा था, लेकिन जिया हाओ जैसे किसी व्यक्ति के साथ देखने पर उसे लगा कि उसका दिल और भी गंदा हो रहा है। उसे खाने और माहौल का आनंद लेने का मन कर रहा था, भले ही उसमें अश्लील तत्व शामिल हों। जल्द ही सेक्स सीन तीव्र हो गया क्योंकि उसने जिया हाओ की पैंट में उभार बनते देखा। लेकिन इससे पहले कि वह छूने वाली होती, जिया हाओ ने उसकी तरफ देखा। कृपया अपने हाथ धो लें, मैं अपने लिंग पर हॉट सॉस नहीं चाहती। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं धोऊंगी। लिन मेई ने नाक सिकुड़ी। आज रात तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं। जिया हाओ ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए अपनी मुड़ी हुई अंगूठी और बीच की उंगली दिखाई। तुम्हारे लिए भी कोई खुशी नहीं प्रिय, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। मैं अभी वापस आऊंगी। जैसे ही खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आई, लिन मेई की आंखें फड़फड़ाने लगी, धीरे धीरे खुलने लगी। पीछे मुड़ते हुए उसने देखा कि जिया हाओ अपनी शर्ट पहनकर पहले ही उठ चुका था। मम्मन, तुम जा रहे हो? हाँ, मुझे कुछ काम है। बू बट जम्हाई, सुबह हो गई है, मुझे पता है। विकृत, मुझे सोने दो। पीछे मुड़ते हुए लिन मेई फिर से सो गई। कल रात जिया हाओ और लिन मेई के बीच स्थिति गर्म हो गई क्योंकि वे एक साथ फिल्म देख रहे थे। बिस्तर के किनारे बैठे हुए वे धीरे धीरे एक दूसरे के साथ झुके, फिल्म में भाव से भरे दृश्यों के साथ एक दूसरे को चूमते और छेड़ते रहे। बेशक उन्होंने अंतिम सीमा पार नहीं की, हालांकि इसे पार किए बिना उन्होंने पहले ही वह सब कुछ कर लिया जो करना था। लिन मेई को और भी ज्यादा सोने का मन हुआ क्योंकि जिया हाओ की जीभ और उंगलियों ने कल रात उसे 2 बार उत्तेजित कर दिया था, लेकिन उसने बिना लड़े हार नहीं मानी। 1 घंटे के बाद लिन मेई फिर से उठी और अपनी बाहें फैलाई। उसने देखा कि उसका नाइट गाउन लगभग सब कुछ ढक रहा था जो उसे ढकना चाहिए था। हाँ, जिया हाओ कल रात वाकई बहुत भावुक हो गई थी, है न? लिन मेई ने अपने कपड़े ठीक करते हुए बुदबुदाया। हालांकि चादरों पर लगे दागों ने शर्मिंदगी से उसके गालों को लाल कर दिया। क्या बदमाश है, अब वह मुझे धमकाने के लिए मेरे ही घर आ रहा है। मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? हल्की झुंझलाहट के साथ वह नीचे चली गई। हालांकि जैसे ही वह रसोई में दाखिल हुई, वह हैरान रह गई। क्या नौकरानी पहले ही आकर नाश्ता बना चुकी है? लेकिन अभी बहुत जल्दी है। लिन मेई ने चारों ओर देखा तो उसने भौहें से कुनी क्योंकि उसे कोई नहीं दिखाई दिया। नहीं, क्या उस बदमाश ने यह मेरे लिए बनाया है? लिन मेई के होंठ फड़कने लगे और वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। गुनगुनाते हुए वह वापस तरोताजा हो गई। हालांकि बदमाश है, लेकिन वह थोड़ा मीठा हो सकता है कभी कभी। इस बीच जिया हाओ ने हल्के से जॉगन की वह सू फैमिली मेंशन के बजाय दक्षिणी एजरोजो में चला गया क्योंकि सुबह का समय था और उसे पता था कि सू जिंगर और जियांग रूयू अभी भी वहां हो सकते हैं। और जैसा कि उसने सोचा था, जब वह प्रशिक्षण कक्ष में दाखिल हुआ तो उसने सू जिंगर को 8 ट्रिग्राम पाम तकनीक का प्रशिक्षण लेते देखा। हाँ, तुम वास्तव में सीधे यहाँ आए हो। सू जिंगर रुक गई क्योंकि वह जिया हाओ को यहाँ देखकर आश्चर्यचकित थी। हालांकि अचानक एक खर्राटे के साथ वह दूर चली गई और अभ्यास करना जारी रखा। ओह गुड मॉर्निंग जिंगर, मुझे परेशान मत करो। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं यहाँ अभ्यास कर रहा हूँ? क्या तुम मुझ पर नाराज हो? चले जाओ, मुझे शांति से अभ्यास करने दो। जिया हाओ हैरान रह गया जब उसने सू जिंगर के रवैये को देखा। अपनी इच्छा के पौधे का उपयोग करते हुए वह उसके प्रति ईर्ष्या और हल्की फुल्की गुस्से की लहर महसूस कर सकता था। क्या हुआ? मुझे लगा कि कल सब कुछ अच्छा था। जिया हाओ ने सिर हिलाते हुए आह भरी। महिलाओं को खुश करना वाकई मुश्किल है। पीछे मुड़कर वह ऊपर जिम में चला गया। एक टाइट स्पोर्ट्स ब्रा और लेगिंग पहने हुए जियांग रूओयू प्राइवेट लाउंज में वजन उठा रही थी और व्यायाम कर रही थी। जब जिया हाओ अंदर आई तो उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। तुम कुछ दिनों से यहाँ नहीं आ रही थी, मुझे लगा कि तुम्हें व्यायाम में रुचि नहीं रही, जियांग रूओयू ने हल्की आवाज में कहा। हालांकि जिया हाओ की बाहों में खींचते ही उसकी सांस अटक गई। जब से तुम यहाँ हो, मैं यहाँ आना कैसे भूल सकती हूँ? जिया हाओ ने जियांग रूओयू की पीठ पर हल्के से हाथ फेरते हुए हंसते हुए कहा। मुझे जाने दो, क्या मुझे जाना चाहिए? जिया हाओ मुस्कुराई जब उसका हाथ धीरे से उसकी कमर को छू रहा था। उसके हर स्पर्श से उसके अंदर भावनाएं भड़क रही थी। इससे पहले कि वह और विरोध कर पाती, जिया हाओ ने उसे एक भावुक चुंबन में खींच लिया। मम्मन, जियांग रूयू मौजूद नहीं रह सकी क्योंकि जिया हाओ की जीभ ने उसके होठों को खोला, धीरे धीरे एक धूर्त सांप की तरह उसकी जीभ को छेड़ रही थी। उसके हाथों और चुंबन के क्षण के साथ जियांग रूयू ने गहराई से उत्तेजित महसूस किया। थोड़ी देर बाद उनके होंठ अलग हो गए और जियांग रूयू ने सांस लेने के लिए हौंसना शुरू कर दिया। रूज, तुम अभी भी इस तरह से व्यवहार करते हो। मैं क्यों नहीं करूंगा? जिया हाओ ने अपने होठों को चिपकाया। बहन जियान, तुम मुझे उस दिन जवाब दे सकती हो जिस दिन तुम मुझे हरा दोगी।
लेकिन तब तक तुम्हें मुझे इस तरह से सहना होगा। जियांग रोयू ने जिया हाओ को दूर धकेलते हुए एक दबी हुई कराह दी। लेकिन अभी मुझे मत छुओ, मैं अभी भी पसीने से तर हूँ। ठीक है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। क्या विकृत है? जिया हाओ के चेहरे पर कामुक मुस्कान को तीव्र होते देखकर जियांग रोयू शर्मा गई। अब मैं तुम्हें देख रही हूँ, ऐसा लगता है कि तुम थोड़ी अलग दिख रही हो। उसने जिया हाओ को देखा और बुदबुदाया, तुम्हारी मांसपेशियां अब और भी अच्छी तरह से परिभाषित और मजबूत लग रही हैं। मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में मैं थोड़ी बहुत बड़ी हो गई हूँ। जिया हाओ ने अपनी बाहें मोड़ी और विषय बदल दिया। मैंने सुना कि तुम मुझे ढूंढ रही थी, क्या बात है? जियांग रोयू ने तौलिया लिया और अपना पसीना पोंछा और अपना संयम वापस पाया। आह, मुझे याद है। हाँ, मुझे कुछ मदद चाहिए। जियांग रोयू ने सिर हिलाया। क्या तुम 3 दिन बाद आजाद हो? तुम क्यों पूछ रही हो? अगर तुम मुझे चाहती हो तो मैं आजाद हो सकती हूँ। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। एक राष्ट्रीय मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और 8 ट्रिग्राम पाम के बहुत कम अभ्यासियों में से एक के रूप में मैं वहां दक्षिणी डोजो का नेतृत्व करूंगी। हालांकि मुझे अपने डोजो का प्रतिनिधित्व करने के लिए शिष्यों की भी जरूरत है और अभी तक बहुत से होनहार व्यक्ति नहीं हैं। जियांग रोयू ने आह भरी। क्या तुम और सू जिंगर मेरे साथ भाग लेने आ सकते हो? मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट? जिया हाओ सोच में पड़ गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह एक अच्छा अवसर था। ली ताओ की समस्या कल तक हल हो जानी चाहिए, इसलिए मुझे नई प्लॉट देखने के लिए बाहर जाना होगा और यह टूर्नामेंट उन्हें खोजने के लिए एकदम सही जगह है। और नहीं, मुझे लगता है कि फैंग युनशी भी वहां होगा। ठीक है बहन जियांग, मैं आपके अनुरोध का पालन करूंगा और टूर्नामेंट में भाग लूंगा। धन्यवाद जिया हाओ, यदि आप भाग लेते हैं तो मुझे संदेह है कि युवा पीढ़ी में शायद ही कोई दक्षिणी डोजो को हरा सकता है। जियांग रोयू ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैं इसे मुफ्त में नहीं करूंगा। जियांग रोयू की मुस्कान ये सुनकर रुक गई। लानत है, मुझे पता था वह निश्चित रूप से फिर से कुछ अश्लील पूछने वाला है। तुम पसीने से तर हो, है ना? आप शायद नहाने जा रहे हैं, है ना? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। ओह हाँ, जियांग रोयू ने सिर हिलाया। लेकिन जब उसने जिया हाओ को अपने कपड़े उतारते देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चलो साथ में नहाते हैं। डॉट 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 डॉट। सू जिंग रा ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और जियांग रोयू के निजी लाउंज में चली गई। हाँ बहन जियांग, क्या तुम पहले से ही नहा रही हो? अपने कपड़े उतारने के बाद जिया हाओ बिना किसी हिचकिचाहट के बाथरूम में घुस गया। बाथरूम लंबा था जिसमें 4 विशाल क्यूबिकल एक एक करके बने थे। उनमें से प्रत्येक को फ्रॉस्टेड ग्लास से अलग किया गया था जिससे एक दूसरे को यथासंभव निजी बनाया जा सके। जिया हाओ दीवार की ओर मुंह करके एक क्यूबिकल में खड़ा था जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। विकृत, तुम हमेशा ऐसे अनुरोध क्यों करती हो? जियांग रोयू ने शॉवर रूम में कदम रखा और उसने अपनी बाहों से अपने स्तनों और योनि को छिपाने की कोशिश की। जिया हाओ को न देखने की कोशिश की। जिया हाओ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वह हंस रहा था। क्यों नहीं, मेरे पास ऐसा करने का मौका है, मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा? आप बहुत सुंदर हैं बहन जियांग, मैं हर बार जब भी आपको देखता हूँ तो आपकी चाहत को अपने अंदर समाहित कर लेता हूँ। कहते हुए उसने शॉवर चालू किया और तापमान समायोजित किया। गुनगुना पानी बारिश की तरह उन पर बरस रहा था जिससे वे दोनों भीग गए। तुम मुड़ क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हारी स्वीकृति का इंतजार कर रहा था और तुम्हें समायोजित होने के लिए कुछ समय दे रहा था। जिया हाओ ने धीमी आवाज में कहा। पानी उसकी पीठ पर उसकी मांसपेशियों द्वारा बनाई गई ठोस सिलवटों पर फिसलता रहा। जियांग रोयू अपनी आंखों में हल्की इच्छा के साथ उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाई। बचपन से ही उसने हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि उसने कभी कोई साथी खोजने की कोशिश नहीं की। हालांकि वह एक ऐसे आदमी की चाहत रखती थी जो उससे ज्यादा मजबूत, बेहतर हो, एक दीवार की तरह जो उसके सामने ऊंची खड़ी हो, फिर भी ऐसा कुछ हो जिसके सहारे वह झुक सके। झिझकते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी बांह को फैलाया और जिया हाओ की पीठ को छुआ। कठोर, सख्त, मर्दाना, ऐसे शब्द जियांग रोयू के दिल में घूम रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वह और भी बोल्ड होती गई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी मैं उसके पास होती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भावनाएं फूट रही हैं। मेरे दिल की सबसे गहरी इच्छाएं भी, ऐसा लगता था कि वे उसके स्पर्श से खिल रही थी। क्यों, क्या मैं पहले से ही प्यार में पड़ गई हूँ? नहीं, ये प्यार नहीं है बल्कि केवल मोह है। फिर भी मैं इस व्यभिचारी को एक मौका देने से खुद को नहीं रोक सकती। मेरा दिल जीतने का मौका। जिया हाओ ने पलटकर जियांग रोयू को देखा। उसका पूरा शरीर उसकी निगाहों के सामने खुला हुआ था। पानी की बूंदें उसकी कोमल त्वचा पर फिसल रही थी। उसके गीले बाल उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। मत देखो, मुझे इतनी तीव्रता से मत देखो। जियांग रोयू शर्मा गई जब उसने जिया हाओ की जलती हुई निगाहों को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह नग्न जियांग रोयू की छवि को अपने दिल में जला देना चाहता था। अचानक जिया हाओ ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी हथेली उसके कूल्हों से नीचे सरक गई। उसकी फिसलन भरी गांड को सहलाने लगी। क्यों, मुझे तुम्हारी तरफ क्यों नहीं देखना चाहिए? जिया हाओ ने चंचल स्वर में कहा। आप बहुत सुंदर हैं बहन जियांग, और मुझे सुंदर चीजों को देखना बहुत पसंद है। विकृत मम्मन। जियांग रोयू अब और विरोध नहीं कर सकती थी क्योंकि जिया हाओ के होठों ने उसके होठों को सील कर दिया था। उसका कांपता हुआ शरीर धीरे धीरे शांत हो गया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका और जिया हाओ का शरीर एक दूसरे से रगड़ रहा था, केवल पानी की एक पतली परत से अलग। उसे घुमाते हुए जिया हाओ ने उसकी गर्दन को चूमा और उसकी दोनों हथेलियां उसके पेट पर टिकी हुई थी। बहन जियांग, मुझे तुम्हें ठीक से धोने दो। एक मुस्कुराहट के साथ जिया हाओ ने शॉवर जेल को निचोड़ा और इसे जियांग रोयू के शरीर पर रगड़ना शुरू कर दिया। जियांग रोयू खुद को रोक नहीं पाए और जिया हाओ की हथेली को अपने शरीर के हर हिस्से को सहलाते हुए, उसे साफ करते हुए महसूस करते हुए कराह उठी। कमरे में साबुन, पसीने और वासना की खुशबू भर गई जिससे उन दोनों के लिए एक दुर्लभ, आनंदमय पल था। तो मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है। जियांग रोयू ने पलटकर जिया हाओ को देखा। उसकी हथेली हिल रही थी। जिया हाओ की सीधी और मजबूत छाती को सहला रही थी, कभी कभी उसके पेट को छू रही थी। वह उसकी काया पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी, जो कि 19 साल के किसी लड़के के पास नहीं थी। उसकी निगाहें झुक गईं क्योंकि वह उसके पैरों के बीच विशाल इरेक्शन देख सकती थी, जो उसके निचले पेट की ओर इशारा कर रहा था जैसे कोई जनरल अपने भाले को अपने लक्ष्य की ओर तान रहा हो। उसके हाथ अवचेतन रूप से हिल रहे थे क्योंकि वह साबुन और पानी से उसे रगड़ना शुरू कर रही थी। चूंकि मैं सफाई कर रही हूँ तो मैं पूरी तरह से सफाई कर सकती हूँ।
ओह, यह अच्छा लग रहा है। जिया हाओ दीवार के सहारे पीछे झुक गई क्योंकि जियांग रोयू ने अपने रॉड को धीमे और कामुक तरीके से सहलाया। हालांकि जब जिया हाओ सहलाने का आनंद ले रहा था तो एक आवाज ने दोनों को चौंका दिया। हुँ, बहन जियान, क्या तुम पहले से ही नहा रही हो? जिया हाओ और जियांग रोयू के हाव भाव बदल गए जब उन्होंने आवाज सुनी। यह कोई और नहीं बल्कि सू जिंग र थी। आह, जिंग र, हाँ, मैं नहा रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे लगता है तुमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। हाँ, बहन जियान, सू जिंग रा ने उनके बगल वाले कक्ष में प्रवेश करते हुए उत्तर दिया। क्या तुमने जिया हाओ को देखा है? उसे, वह शायद जिम में होगा, मुझे लगता है। अजीब बात है, मैं वहां गई और उसे नहीं देखा। सू जिंग रा ने बड़बड़ाया। जियांग रोयू का दिल धड़क रहा था क्योंकि वह शांत रहने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है कि वह वहां एक चक्कर लगा रहा होगा। वह और कहाँ जा सकता है? आह, हाँ, बहन जियान, क्या तुम ठीक हो? जियांग रोयू ने अपना मुंह ढक लिया क्योंकि उसने महसूस किया कि जिया हाओ उसे पीछे से गले लगा रहा है। उसकी हथेली उसके पैरों के बीच फिसल रही है। आह, यह कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा फिसल गई। जियांग रोयू ने बोलते हुए अपने होंठ काटे। क्या ऐसा है? आपको सावधान रहने की जरूरत है, बहन जियांग। सू जिंग रा ने सिर हिलाया। हक, हाँ, जियांग रोयू ने अपना सिर घुमाया और जिया हाओ को घूर कर देखा। लेकिन उसे जवाब में सिर्फ एक दुष्ट मुस्कान मिली। उसकी उंगली ने उसके पैरों के बीच के ऊर्ध्वाधर होठों को छुआ, बीच बीच में उसके जघन बालों को रगड़ते हुए। तुमने मुझे साफ किया, क्या मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए? जिया हाओ ने उसके कानों में फुसफुसाया, जिससे जियांग रोयू डर और उत्तेजना दोनों से कांप उठी। उसकी उंगलियों ने धीरे से उसकी सूजी हुई सिलवटों को अलग किया और अंदर प्रवेश किया, उसके पवित्र कुएं के अंदर के मांस को छेड़ते हुए। जिया हाओ की उंगलियां जादुई लग रही थी क्योंकि उसने तुरंत ही सही जगह ढूंढ ली, जिससे जियांग रोयू के पैर लंगड़े हो गए। उंग, बहन जियांग, मम्मन अग, हाँ, जिंग र, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा ऐंठन हो रही है। क्या मुझे वहां आना चाहिए? अरे नहीं, सच में। अच्छा, मैं आज उस कमीने से बहुत नाराज हूँ। हम उसकी हिम्मत कैसे हुई रात बिताने की लिन मेई के घर पर? जिया हाओ के कान खड़े हो गए जब उसने ये सुना। उसे कैसे पता चला? फिर भी उसकी उंगलियां तेज और तेज होती गई क्योंकि उसके होंठ जियांग रोयू की गर्दन पर घूम रहे थे, उसे संभोग के करीब ला रहे थे। बहन जियांग, क्या जिया हाओ ने तुम्हें कुछ दिया? नहीं, उसने नहीं दिया। अजीब, हंग, मैं झड़ रहा हूँ। मेरा मतलब है। जियांग रोयू ने अपने होंठ काटे। मैं बाहर आ रहा हूँ, कृपया अपने शौवर का आनंद ले, जिंग र। ठीक है। जियांग रोयू की कुछ ही समय बाद सुजिंग र वहां से चली गई। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने जियांग रोयू को अपनी ड्रेस पहनते हुए देखा। बहन जियांग, क्या तुम ठीक हो? जिंग र, तुम्हारे पैर थोड़े कांप रहे हैं। सू जिंग रा ने चौंके हुए जियांग रोयू को संदेह से देखा। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी कि उसका चेहरा लाल था। मुझे लगता है कि मैंने आज अपने किक का कुछ ज्यादा ही अभ्यास कर लिया है। और मैं अभी अभी शौवर से बाहर आई हूँ, तो शायद यही वजह है, जियांग रोयू ने हकलाती आवाज में कहा। मैं समझ गई। सू जिंग रा ने समझकर सिर हिलाया। जब वे दोनों लाउंज में वापस आए तो उन्होंने देखा कि जिया हाओ एक सोफे पर बैठा हुआ अपने फोन से खेल रहा था। तुम कहाँ चली गई? सू जिंगर ने जिया हाओ की तरफ देखा और पूछा। मैं थोड़ा व्यायाम करने के बाद नहाने चली गई। जिया हाओ ने हंसते हुए फोन वापस रखा और एक मैनुअल निकाला। ये लो, तुम दोनों के लिए कुछ है। जियांग रोयू ने इसे लिया और इसे पलटना शुरू कर दिया। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया और वह इसे तेजी से पलटने लगी। भ्रम, उत्साह, सदमा और अजीबोगरीब। जियांग रोयू के चेहरे का भाव कुछ ही सांसों में कई बार बदला। यह 8 ट्रिग्राम पाम है। लेकिन यह अलग लगता है। मुझे और पढ़ना है। जियांग रोयू ने जल्दी से कहा। ये तुम्हें कहाँ से मिला? यह 8 ट्रिग्राम पाम का एक सुधारित संस्करण है। जहाँ तक स्रोत की बात है, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम नहीं समझ पाओगे। जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। हालांकि मुझे विश्वास है कि इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। ये तुम्हारे अधिकांश संदेहों को दूर कर देगा और तुम्हें अनावश्यक हरकतों से बचाएगा। और मेरे पास तुम्हारे लिए पहले से ही एक कॉपी है, जिंग प्र। इसलिए मुझे इस तरह से देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम कम से कम तुम्हारे पास कुछ विवेक तो है। सू जिंग रा ने अपने गाल फुलाए और जियांग रोयू को देखा, जो अभी भी मैनुअल में तल्लीन थी। बहन जियांग, क्या ये चीज वैध है? मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा। हालांकि यह मेरे परिवार में पारित 8 ट्रिग्राम पाम की मूल तकनीक के समान है। जियांग रोयू ने सिर हिलाया। हालांकि मैं अभी भी इसका गहन अध्ययन करने की योजना बना रही हूँ। तुम्हें भी कॉपी देखनी चाहिए, सू जिंग र। और अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। धन्यवाद, बहन जियांग, तुम वाकई बहुत मददगार हो। उसकी बात सुनते ही सू जिंगर तुरंत खुश हो गई। ठीक है, चूंकि हमारा काम हो गया है, चलो वापस चलते हैं। सू जिंगर ने जिया हाओ की तरफ देखा और सिर हिलाया। अब समय हो गया है, हमें वापस जाना चाहिए। जब वे दक्षिणी किनारे के डोजो से बाहर निकले तो जिया हाओ ने सू जिंगर की तरफ देखा। क्या बात है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं क्यों नाराज होऊंगी? सू जिंगर ने रूखी आवाज में जवाब दिया। या क्या तुम सोच रही हो कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे मैं नाराज हो सकती हूँ? उफ, मैंने क्या किया, तुम मुझे बता सकती हो और मैं सच बताऊंगी। जिया हाओ ने सू जिंगर के साथ चलते हुए अपनी हथेली रगड़ी। तुमने कहा था कि तुम कल रात एक दोस्त के घर सोने जा रही हो। तुम कहाँ गई थी? एक दोस्त के घर। सू जिंगर के होंठ फड़कने लगे और वह खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। और वह दोस्त कौन है? लिन मेई। अरे जिया हाओ, तुम वाकई बोल हो। सू जिंगर ने डांटा। तुम वाकई एक लड़की के घर सोने गई थी। क्या समस्या है? जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। उसने कहा कि वह अकेले रहकर बोर हो रही थी, इसलिए उसने मुझे अपने घर बुलाया। लेकिन तुम्हें कैसे पता? सू जिंगर ने अपना फोन निकालते हुए एक तस्वीर दिखाई। ऐसा लगता है कि लिन मेई ने जिया हाओ और उसके हाथ को पकौड़ी की प्लेटों पर रखते हुए एक तस्वीर ली है, जिसमें कैप्शन है, मैं और एक सुंदर विकृत व्यक्ति। तो इसीलिए उसने वह तस्वीर ली है। जिया हाओ के मन में यह बात उभरी कि आखिरकार उसे समझ में आ गया कि सू जिंग रा को ये कैसे पता चला। रुको, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सोशल मीडिया पर लिन मेई को फॉलो कर रहे हो? मुझे लगा कि तुम उसे पसंद नहीं करते। उसने अपनी भौहें उठाई, संदेह से सू जिंग रा को देखा।
उफ, मैं बस उत्सुक हो गया। ठीक है, सू जिंगरा ने हल्के से नाक भान सिकुड़ी। किसने उम्मीद की होगी कि तुमने वास्तव में वहां एक रात बिताई होगी। हे जिंगरा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें क्रॉस की। क्यों, मेरे पास कोई कारण नहीं है। सू जिंगरा अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करते हुए मुड़ी। हालांकि जिया हाओ पीछे नहीं हटी। ओह जिंगरा, चिंता मत करो, हमने कुछ नहीं किया। कम से कम वो तो नहीं जो तुम सोच रही हो। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ, जिया हाओ ने सिर हिलाया। हमने सेक्स नहीं किया। उफ, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं थी। सू जिंगर का चेहरा टमाटर की तरह था क्योंकि उसने अपनी चलने की गति बढ़ा दी थी। जिया हाओ अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। हे, एक परिपक्व लड़की होने के बावजूद वह अश्लील चीजों से आसानी से घबरा जाती है। मैंने उसके लिए कुछ पकाया और फिर हमने फिल्में देखी। बस इतना ही, फिर हम सोने चले गए। सो गए, तुम साथ सोए? सू जिंगर ने फिर पूछा। ओह नहीं, मेरा मतलब है एक ही कमरे में लेकिन अलग अलग बिस्तरों पर। हम देर तक रुके क्योंकि हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। अच्छा जिंगर, मुझे लगता है कि यह मेरी गलती है। इस बारे में क्या, मैं आपके धातु के नुकसान की भरपाई कैसे करूं? आप भरपाई नहीं कर सकते, सू जिंगरा ने झुंझलाहट में कहा। जिया है हल्के से हंसी। महिला, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी भरपाई की जा सके। बस मुझसे पूछो कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। हम कम से कम तुम थोड़ी विचारशील तो हो। सू जिंगरा ने बड़बड़ाया। हालांकि मैं अभी कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे सोचने दो और मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हारे लिए एक क्रेप खरीदूंगी। धन्यवाद। सू जिंगरा ने जिया हाओ के साथ क्रेप का आनंद लिया और आगामी टूर्नामेंट के बारे में बात की। सू जिंगरा उत्साहित थी क्योंकि वह जियांग रोयू के साथ दक्षिणी एज डोजो का प्रतिनिधित्व करने के लिए सहमत हुई थी। जैसे ही वे सू फैमिली मेंशन पहुंचने वाले थे, जिया हाओ का फोन बज उठा। यह कोई और नहीं बल्कि फैंग युनशी था। कैसे, आपको वे वीडियो कैसे मिले? लेकिन आपका जवाब बहुत देर से आया है, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। मैंने आपको कल रात ही भेज दिया था, मुझे नहीं लगा कि यह इतनी महत्वपूर्ण जानकारी होगी। फैंग युनशी ने माफी मांगने वाले लहजे में कहा। सुबह का समय था जब फैंग युनशी उठी। अपनी सुबह की दिनचर्या करने के बाद उसने अपना मेल चेक किया। जब उसने जिया हाओ का मेल देखा तो वह हैरान रह गई। उसने कल रात इतनी देर से क्या भेजा? हालांकि जैसे ही उसने फाइलें खोली, उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह बैठ गई और उनमें से प्रत्येक को देखने लगी। लानत है, ये कमीना ली ताओ, वह सच में जीने के लिए सबसे बुरा आदमी है। फैंग युनशी ने अपने दिल में कोसा जब उसने दस्तावेजों और वीडियो की जांच की। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि दस्तावेजों में रिश्वत और काले धन के सभी ब्लैकमेलिंग और लेन देन का विवरण था। जितना उसने देखा उतना ही वह मोहित हो गई। तुरंत उसने अपना फोन निकाला और जिया हाओ को फोन किया। आह बहन फैंग, यह क्या है? जिया हाओ, तुम्हें ये चीजें कैसे मिली? बस कैसे? जिया हाओ ने जवाब देते हुए हंसते हुए कहा। अच्छा, क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि किंगजू ज्वेलरी और ली ताओ को गिराने के लिए तुम्हें बस कुछ ठोस सबूत चाहिए? अब क्या ये काफी है? ये काफी से भी ज्यादा है, फैंग युनशी ने स्वीकार किया। हालांकि मैं अभी भी उत्सुक हूँ, तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिले? अच्छा, यह एक व्यापार रहस्य है बहन युनशी, मुझे यकीन है कि तुम समझ जाओगी। आह ठीक है, मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूंगा। तो बहन युनशी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ली ताओ को हरा सकती हो? जिया हाओ ने उत्सुकता से पूछा। हे छोटे भाई हाओ, तुम्हें बस आराम से बैठकर आज शाम की खबरें देखनी है, फैंग युनशी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। दूसरी तरफ मैंने तुम्हारे सॉस का ऑर्डर पहले ही कारखानों को दे दिया है, तुम उन्हें कल ले जा सकते हो। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया बहन युनशी, मैं खुशखबरी का इंतजार करूंगा। सू जिंगरा ने जिया हाओ को नाराजगी भरे लहजे में देखा। अब तुम किस महिला के साथ फ्लर्ट कर रहे थे? बस कुछ बिजनेस डीलिंग, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं जिंगरा। जिया हाओ मुस्कुराए। हाँ, तुम्हारे जैसा 19 साल का बदमाश बिजनेस डील कर रहा है। जिया हाओ, मुझे लगा कि तुम झूठ बोलना बेहतर जानती हो। जिया हाओ ने सू जिंगरा को देखते हुए अपना माथा रगड़ा। ये तुम्हारे अपहरणकर्ताओं और उस व्यक्ति के बारे में है जो सू परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता था। ये सुनते ही सू जिंगर के चेहरे पर तुरंत गंभीर भाव आ गए। बेशक उसके अपहरणकर्ताओं के पकड़े जाने के बाद पीछे छिपे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं थी। पुलिस ने उन्हें बताया कि यह फिरौती के लिए अपहरण का मामला हो सकता है। हालांकि अब जिया हाओ की बात सुनकर सू जिंगर को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। क्या तुम सच बोल रही हो? चाची सू ने पहले ही 2 बार हमला किया है और जिया हाओ शॉपिंग मॉल में अपहरण के प्रयास का खुलासा करने ही वाली थी, लेकिन उसने इसे बदल दिया। वैसे भी जिंगर, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम्हारा बड़ा भाई जिया यहाँ है। सू जिंगर ने गुनगुनाते हुए दूसरी ओर देखा। हालांकि वह इस खुलासे से परेशान होने से खुद को रोक नहीं पाई। अचानक जिया हाओ ने उसके हाथ पकड़ लिए और वह कांप उठी। जिंगर, मुझ पर विश्वास करो, चाहे कुछ भी हो, मैं किसी को भी तुम्हें या सू परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, जिया हाओ ने गंभीर स्वर में कहा। तो क्या हम जाकर बड़ी बहन लैन से हमारे लिए संगीत बजाने के लिए कहें? हाँ, ठीक है। सू जिंगरा ने जिया हाओ के पीछे हवेली में वापस जाते हुए हल्की मुस्कान के साथ अपने गालों को रगड़ा। हाओ प्र, जिंगर, तुम दोनों वापस आ गए हो। सू जिंगरा मुस्कुराई। तो हाओ प्र, तुम्हारी रात कैसी रही? अरे सब ठीक था बहन लैन, जिया हाओ ने दबी हुई हंसी दी। उससे मत पूछो बड़ी बहन, उसने कल रात बहुत मजा किया, सू जिंगरा ने झुंझलाहट के साथ कहा, जिससे सुलान उत्सुक हो गई। ठीक है, मैं कुछ हल्के व्यंजन बनाने जा रही हूँ, कोई मेरे साथ रसोई में आना चाहता है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी बहन लैन। मैं भी बड़ी बहन, सू जिंगरा ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। उसके बाद उन तीनों ने रसोई के अंदर कुछ अच्छे पल बिताए। डॉट 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 ली ताओ अपने कार्यालय में दाखिल हुए और अपनी सीट पर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने अपनी फाइलें देखी, उन्हें अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। डेस्क, यह अलग लग रहा है, ली ताओ ने बड़बड़ाया। मुझे लगता है कि मैं आज थोड़ा उत्साहित हूँ। ली ताओ के सचिव अंदर आए और उनका अभिवादन किया। सुप्रभात अध्यक्ष ली।
मैं सभी फाइलों की समीक्षा कर ली है। ठीक है, छोटी मोटी चीजों के लिए आप खुद ही जांच कर सकते हैं, ली ताओ ने कहा। जैसा आप कहें चेयरमैन। इसके अलावा एक और बात। ली ताओ की मुस्कुराहट बढ़ गई। वह नई इंटर्न लड़की, उसे मेरे पास भेजो। आह वह चेयरमैन ली, मुझे लगता है यह थोड़ा मुश्किल होगा। ली ताओ ने हाथ हिलाते हुए आह भरी। तुम मुझे जानते हो है ना, मैं तुम्हें इस महीने बोनस दूंगा। अब जैसा मैं कहूँ वैसा करो। हे हाँ चेयरमैन ली। थोड़ी देर बाद लड़की ली ताओ के कमरे में दाखिल हुई। नमस्ते चेयरमैन ली, मैं शी यूजी हूँ। मैंने हाल ही में स्नातक किया है और आपकी कंपनी में इंटर्न के रूप में काम कर रही हूँ। मुझे भविष्य में आपके साथ काम करने की उम्मीद है। मैंने बिक्री विभाग में आपका प्रदर्शन देखा है और मुझे लगता है कि आप इंटर्न के रूप में बहुत अच्छे हैं। ली ताओ ने मुड़कर मुस्कुराया। मैंने आपकी फाइल और साक्षात्कार देखा है। लगता है तुम्हें अपने परिवार के लिए पैसे की जरूरत है। हम चेयरमैन ली सही कह रहे हैं। मुझे पैसे कमाने की जरूरत है ताकि मेरे माता पिता खुशी से रह सकें। शी यूजी ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, वेतन दो तरह का होता है। एक है गुजारा लायक वेतन और दूसरा है, आप कहते हैं, अच्छी रकम। ली ताओ शी यूजी की ओर चला गया और हंसने लगा। हालांकि अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए आपको अतिरिक्त काम करने की जरूरत है। आपको कई तरह के रिश्ते बनाए रखने होंगे और बॉस, मेरा मतलब है डॉट डॉट मुझे खुश रखना होगा। क्या तुम ये सब कर सकते हो? शी यूजी चौंक गई और उसने जल्दी से सिर हिलाया। बेशक चेयरमैन ली, मुझे खुद पर विश्वास है और मैं निश्चित रूप से आपके और आपकी कंपनी के लिए उपयोगी साबित होंगी। कृपया मुझे बस एक मौका दें। बेशक मैं करूंगी मिस शी को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। शी यूजी अचानक कांप उठी क्योंकि उसने ली ताओ के हाथों को अपने कूल्हों पर महसूस किया। श्री ली, मैं आज शाम को एक निजी कराओके होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम वहां आओ। अगर तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा रहा तो तुम्हें एक पद और बोनस मिलेगा। मैं समझ गया। शी यूजी ने ली ताओ के शब्दों पर सिर हिलाते हुए अपने होंठ काटे। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी हथेली धीरे धीरे उसकी गांड तक पहुंच रही थी। मिस्टर ली, मुझे लगता है मुझे वॉशरूम जाना है। वह पलटी और जल्दी से चली गई। ली ताओ ने प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुराया। चाहे तुम कितना भी संघर्ष करो, तुम इस जाल से बच नहीं सकते। इस कार्यालय में अनगिनत गुप्त कैमरे हैं। तुम्हारी कुछ मसालेदार तस्वीरें लेना मुश्किल नहीं होगा। अध्यक्ष, ये बुरा है। ली ताओ के विचार टूट गए क्योंकि उसने झुंझलाहट के साथ अपने सचिव को देखा। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? हमारे शेयर की कीमतें ये घट रही हैं। ये सुनकर ली ताओ के चेहरे पर उदासी छा गई। तुम्हारा क्या मतलब है कि हमारे शेयर की कीमतें घट रही हैं? हम पहले ही निचले सर्किट को छू चुके हैं। हालांकि स्थिति ठीक नहीं लग रही है। सचिव ने जल्दी से जवाब दिया। ऐसा लगता है कि कुछ बड़ी कंपनियां हमारे शेयरों को निशाना बना रही हैं, उन्हें ताश के पत्तों की तरह गिरा रही हैं। लानत है, वे कौन हैं? क्या उन्हें लगता है कि मेरी कंपनी एक खेल का मैदान है? ली ताओ क्रोधित हो गया। हालांकि उसी समय एक और व्यक्ति कार्यालय में भागा। वह मार्केटिंग विभाग का प्रमुख था। बॉस, यह अच्छा नहीं है। हमारे कई ग्राहक हमारे ऑर्डर रद्द कर रहे हैं। उनमें से कुछ कह रहे हैं कि हमने उन्हें धोखा दिया है। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पता चला, लेकिन मार्केटिंग विभाग से खबर सुनते ही ली ताओ के पैर ठंडे पड़ गए। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा और उसने अपनी कुर्सी को लात मारी और अपने डेस्क के सामने घुटने टेक दिए, अपना छिपा हुआ डिब्बा खोल दिया। नहीं 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 नहीं, कहाँ, वे कहाँ हैं? उसके दिमाग में उस समय हलचल मच गई जब उसने देखा कि उसके अंदर की सभी फ्लैश ड्राइव और फाइलें गायब हो गई हैं। ली ताओ को लगा कि उसका दिल एक साथ कई बार धड़क रहा है और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। चेयरमैन ली, बॉस, क्या आप ठीक हैं? उसे सीट पर बैठने दो। उसे ढूंढो, ली ताओ ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसके सामने खड़े दोनों लोग दंग रह गए। किसको ढूंढो? बॉस, उस कमीने को ढूंढो जो मेरे दफ्तर में आया और मेरा सामान चुरा ले गया। ली ताओ ने दहाड़ते हुए अपने अधीनस्थों के चेहरे पर थूक छिड़कते हुए कहा। हाँ, मैं तुरंत निगरानी विभाग को बुला रहा हूँ। ली ताओ अपनी टाई ढीली करते हुए कांपता रहा। नहीं, अगर अगर ये बातें मीडिया में आ गईं, तो मैं खत्म हो जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे उस कमीने को पकड़ना है। सी सर, हमें निगरानी विभाग से खबर मिली है, लेकिन ये बेतुका है। क्या है? कल रात कुछ नहीं हुआ। सचिव ने बोलते हुए ठंडी हवा में सांस ली। ये पूरी तरह से साफ था। गश्त करने वाले अधिकारी भी वहां थे और उन्होंने कुछ नहीं देखा। साथ ही आपका ऑफिस कैमरा भी ठीक से काम कर रहा था और इसने किसी भी घुसपैठिए को नहीं पकड़ा। नहीं, ये कैसे संभव है? मैंने जाने से पहले कल वीडियो देखा था। ली ताओ ने दहाड़ लगाई। तुम्हें लगता है कि मैं किसी तरह का मूर्ख हूँ? तुम कमीने, जल्दी करो और एक बार में सब कुछ जांच लो। लेकिन बॉस, हमने पहले ही सब कुछ अच्छी तरह से जांच लिया है। भाड़ में जाओ तो जाओ और सब कुछ जांचो। उन लोगों की जानकारी प्राप्त करो जो हमारे स्टॉक पर हमला कर रहे हैं। ये कहते हुए ली ताओ उठे और जल्दी से चले गए। सभी ने उन्हें अजीब नजरों से देखा, लेकिन वे नुकसान को नियंत्रित करने के लिए वापस लौट आए। भाड़ में जाओ, मुझे भागना है। मुझे इस शापित देश से बाहर निकलना है। कंपनी, ये खत्म हो जाएगा। मुझे बस इतना ही चाहिए, बस इतना ही करना है कि बाहर निकलो और थोड़ी देर के लिए छिप जाओ। मेरे तीसरे निजी क्वार्टर में जाओ। जल्दी करो, ली ताओ ने अपने ड्राइवर को चिल्लाते हुए कहा क्योंकि वह जल्दी से ऑफिस से बाहर निकल रहा था। हालांकि जैसे ही वह निकला, एक काले रंग की कार उसकी कार का पीछा करने लगी। जिया हाउ सुलान और सू जिंगर के साथ स्कैलियन पैनकेक का आनंद ले रहा था। लेकिन उसी समय उसका फोन बज उठा। आह बहन युनशी, मुझे लगता है कि आपने अपना काम शुरू कर दिया है। क्या आप एक खूबसूरत महिला का ठीक से अभिवादन भी नहीं कर सकती? फैंग युनशी ने आह भरी। वैसे भी मैं आपको बताना चाहता था कि कंस्ट्रक्शन ग्रुप और हमारे हेजो समूह ने पहले ही किंगजू ज्वेलरी पर हमला करना शुरू कर दिया है। तियानगुआंग हॉल भी किंगजू ज्वेलरी को दबाने में हमारी मदद कर रहा है। एक और बात यह है कि हमें खबर मिली है कि ली ताओ अपने ऑफिस से बेचैन और जल्दबाजी में बाहर निकले। मुझे लगता है कि उन्हें पहले से ही पता था कि उनके रहस्य लीक हो रहे हैं। मैंने अपने लोगों से पहले ही उसका पीछा करने को कह दिया है। जिया हाओ के होंठ ये सुनकर मुड़ गए। बहुत बढ़िया बहन युनशी, बस मुझे उसके ठिकाने का पता दे दो। उसके बाद मैं ली ताओ को संभाल लूंगा, जबकि तुम उसकी कंपनी और प्रतिष्ठा को संभालोगी। वाह रुको, तुम क्या करने जा रहे हो? यह एक रहस्य है।
जिया हाओ ने अपनी कॉल समाप्त करते हुए हंसते हुए कहा। सू जिंग र और सू लैन ने उसकी ओर देखा। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो हाओ र? सू जिंग र को लगा कि वह समझ गई है कि जिया हाओ किस बारे में बात कर रही थी। उसका दोस्त होना चाहिए, बड़ी बहन लैन। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिया हाओ को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि सू जिंग र उसकी मदद कर रही थी। उसने मुड़ते ही अपने मुंह में एक पैनकेक डाला। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। क्या तुम्हें बाहर से कुछ चाहिए? आह, मैं आज रात बीफ खाना चाहता हूँ, इसलिए जब तुम आओ तो कुछ साथ ले आओ, सू जिंगर ने कहा। आह, बढ़िया चुनाव, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। आज रात बहुत घटनापूर्ण होने वाली है। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए मुड़कर छोड़ दिया। डॉट डॉट डॉट। जब वह अकेला होता था तो उन्हें देखना पसंद करता था। वह सभी को दी जाने वाली पीड़ा का आनंद लेता था। उनका उपयोग करके उसने उन्हें अपने नियंत्रण में रखा। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसने उनका उपयोग धीरे धीरे उनके जीवन को बर्बाद करने और उन्हें किंजू आभूषण के लिए कदम रखने के लिए भी किया। हाल ही में उसे लगा कि सुयुंकी की ब्लू क्रिस्टल कॉर्पोरेशन रत्न और कीमती खजाने के बाजार पर कब्जा कर रही है। उसे लगा कि अगर वह अपनी कंपनी के साथ विलय कर सकता है तो वह तियानशु राष्ट्र के आभूषण और कलाकृतियों के बाजार के अधिपतियों में से एक बन सकता है जो अन्य मौजूदा शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। हालांकि सुयुंकी एक सख्त महिला थी जो उसके आगे झुकी नहीं। एक सुंदर विधवा और बाधा होने के कारण लीताओ की पार्श्व प्रवृत्ति बढ़ती गई क्योंकि उसने उसे पाने के लिए कई तरह की चालें बनाई। दुर्भाग्य से जिस क्षण उसने सुयुंकी पर हाथ रखा उसे लगा कि उसके जीवन में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। वह शापित कुतिया, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तारांकन क्रिंग क्रिंग तारांकन। मी ली, आप बहुत किस्मत वाले हैं। हमने आपकी मांगी हुई हर चीज तैयार कर ली है। आज शाम को तैयार रहना। धन्यवाद, मैंने आपके खाते में पैसे भेज दिए हैं। लीताओ ने फोन खत्म करते हुए सिर हिलाया। ओह, शुक्र है, मेरे पास हमेशा बैकअप प्लान होता है। मैं इस देश से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता निकालने में कामयाब रहा। हे, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। बस इंतजार करो, एक बार मैं वापस आ जाऊं। तारांकन पा तारांकन। लीताओ ने महसूस किया कि उसका दिमाग तेजी से चल रहा है और वह आगे की ओर उछला, जिससे उसका चेहरा जमीन पर जा लगा। वह ऐसे भागा जैसे किसी विशाल भालू ने उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा हो। ख्वाक, उसने अपनी धुंधली दृष्टि को ठीक करने की कोशिश करते हुए मुंह में नमकीन लार थूकी। कौन कौन कमीना? लीताओ बीच में ही रुक गया और उस चेहरे को ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने उसे तुरंत पहचान लिया, उसका हाव भाव बदल गया। यो, तुम उस कुतिया सुयुंकी के भतीजे हो। कैसे, तुम्हें ये जगह कैसे मिली? जिया हाओ ने लीताओ की बात सुनकर ठहाका लगाया। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता। तुम सच में सोचते थे कि तुम अछूत हो, है ना? बस कमीने, तो ये तुम थे। जिया हाओ की बातें सुनकर लीताओ की आंखें लाल हो गईं। दांत पीसते हुए वह उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठी भींच ली। हाँ, तुम कमीने, यह मैं था। जिया हाओ ने आगे कदम बढ़ाते हुए नाक सिकुड़ी। क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम औरतों के साथ खिलवाड़ कर सकते हो और बिना किसी नुकसान के रह सकते हो? आंटी सू के बारे में गलत जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करना, जिंग र और सू लैन का अपहरण करना, तुम्हें लगता है कि मैं इसे आसानी से जाने दूंगा? हे, तुम्हारे जैसा बदमाश। सोचने की बात है कि एक छोटे कमीने ने मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया। लीताओ ने अपना चेहरा रगड़ा और पागलों की तरह हंसने लगा। लेकिन तुम्हारा यहाँ अकेले आना वाकई मूर्खतापूर्ण था। अब तुम्हें मरना ही होगा। एक दहाड़ के साथ लीताओ ने जिया पर एक मुक्का मारा। हाओ, उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा जल रहा था। वह 10 साल तक एक गुप्त एमएमए फाइटर था, अपने दुश्मनों को हराने और यहाँ तक कि उन्हें मारने के लिए क्रूर बल और चालाकी दोनों का इस्तेमाल करता था। मैं उसे कुचल दूंगा और उसे दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। जिया हाओ ने आह भरी और अपनी हथेली उठाई और लीताओ की मुट्ठी पकड़ ली। तारांकन क्रैक क्रैक तारांकन। आह, मेरा हाथ। जिया हाओ ने अपनी क्रूर शक्ति का इस्तेमाल किया और उसकी मुट्ठी को अखरोट की तरह कुचल दिया, जिससे उसकी हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो गईं। लीताओ अपने घुटनों पर गिर गया और उसने अपनी टूटी हुई मुट्ठी पकड़ ली। पीड़ा से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पीड़ा सहो, कमीने। जिया हाओ के होंठ ऊपर की ओर मुड़े। तुम्हारे कारण मैंने अपने पिछले जन्म में अपने बहुत सारे बाल उखाड़ लिए थे। मैं तुम्हें जेल भेजने की योजना बना रहा था। हालांकि मुझे लगता है कि अब तुम्हें गायब कर देना बेहतर विकल्प होगा। तो उसके बाद ब्लू क्रिस्टल कंपनी तुम्हारी कंपनी को निगल सकती है। यो, तुम क्या करना चाहते हो? ठीक है, क्यों ना हम तुम्हारे नाखून फाड़ने से शुरुआत करें? जिया हाओ ने एक चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया। सू युंकी अपने कार्यालय में व्यस्त थी। हाँ, आज इतने सारे फाइल वक्त क्यों हैं? मेरी पीठ पहले से ही दर्द कर रही है। बॉस सू, जरूरी खबर। सू युंकी ने आह भरते हुए अपना माथा रगड़ा। मुयू, मुझे मत बताना कि पीआर विभाग ने फिर से कुछ उपद्रव किया है। मैं इस बार उन्हें सच में मार डालूंगी। ऐसा नहीं है, बॉस सू, ये किंजू ज्वेलरी के बारे में है। अपनी सचिव की बात सुनकर सू युंकी की आंखें सिकुड़ गईं। वह कमीना लीताओ, इस बार वह क्या कर रहा है? नहीं, ये गिर रहा है। किंजू ज्वेलरी की कीमत पहले ही तीसरे निचले सर्किट को छू चुकी है और आज का कारोबार बंद हो गया है। क्या क्या तुम सच कह रही हो? सू युंकी यह सुनकर घबरा गई। किंजू ज्वेलरी उसकी ब्लू क्रिस्टल कंपनी की शीर्ष प्रतियोगी थी। उसकी कंपनी का स्टॉक उसकी कंपनी से भी अधिक था। फिर भी ये पहले ही तीसरे निचले सर्किट को छू चुका है। क्या हुआ? लीताओ को इतना अक्षम नहीं होना चाहिए। बॉस सू, बात यह है कि कई लोगों ने किंजू ज्वेलरी के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। उन पर अनुबंधों का उल्लंघन करने, अंदरूनी व्यापार और अन्य अवैध चीजों का आरोप लगाया गया था। और भी किसी ने हमें पहले ही इस बारे में सभी दस्तावेज और किंजू ज्वेलरी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स पर कुछ गंदगी दे दी है। सचिव ने उत्साहित स्वर में कहा। बॉस सू, हमें इस मौके का उपयोग करके किंजू ज्वेलरी पर हमला करना चाहिए। अगर यह गिरता है तो हम पूरे पूर्वी प्रांत के खजाने के बाजार पर हावी हो जाएंगे और हमारी कंपनी तियानशु राष्ट्र में एक छोटा समूह बन जाएगी। उसने सू युंकी को टैबलेट दिया, उसे समाचार और अब तक मिली जानकारी दिखाई। डेटा को देखते हुए सू युंकी ने भौहें सिकोड़ ली। अगर यह सच है तो हम आसानी से किंजू ज्वेलरी समूह पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन यह कोई जाल है। मुझे संदेह है, बॉस सू। सचिव ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि लीताओ 500 मिलियन युआन की लागत से कोई जाल तैयार करेगा। ये भी सच है। हमें उस योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिए जो हमने बहुत पहले बनाई थी। ये सोचना कि इसे लागू करने का समय आ गया है। सू युंकी ने अपने होंठ सिकुड़े।
बहुत बढ़िया बॉस सू, मुझे पता है कि क्या करना है। आपको प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। सू युंकी ने आह भरी। ये सबसे अच्छा होगा अगर हम पूरे किंगजू ज्वेलरी को खरीदने में कामयाब हो जाएं। लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो हम कम से कम उनके शेयरों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अचानक सू युंकी का फोन बजा। वह हैरान रह गई जब उसने देखा कि यह जिया हाओ था। हेलो हाओ ए, तुम मुझे इस समय कैसे कॉल कर रहे हो? सब ठीक है? आह आंटी सू, आप बहुत ज्यादा चिंता कर रही हैं। जिया हाओ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। क्या आपने समाचार देखा है आंटी सू? क्या आपको मेरा उपहार पसंद आया? समाचार उपहार? मुझे नहीं, रुको, आप नहीं हो सकती। सू युंकी दंग रह गई क्योंकि उसकी नजर फिर से टैबलेट पर पड़ी। नहीं हो सकता। जिया हाओ, क्या उसने किंगजू ज्वेलरी के शेयरों में गिरावट का कारण बना? जिया हाओ, तुमने किंगजू ज्वेलरी के साथ ऐसा किया? हे आंटी सू, मुझे लगता है कि अब आप खुश हैं। अब आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए और किंगजू ज्वेलरी पर कब्जा करना चाहिए। हाओ प्र, क्या आप ठीक हैं? आप बस खुद को किसी भी खतरे में मत डालो, ठीक है? ओह, मेरी चिंता मत करो आंटी सू। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मैंने ली ताओ की समस्या को हमेशा के लिए हल कर दिया है। इसलिए वह आपको फिर कभी परेशान नहीं करेगा। हाओ प्र, सू युंकी ने अपने होंठ काटे और चुप हो गई। उसका दिल जटिल भावनाओं से उबल रहा था। कैसे? हाओ प्र इतना प्रभावशाली काम कैसे कर सकता है? एक पल रुको। टैबलेट पर वापस देखते हुए उसने पाया कि किंगजू ज्वेलरी को नीचे उतारने में उसकी मदद कौन कर रहा था। वेली कंस्ट्रक्शन और हेज हो फूड कॉर्पोरेशन थे। जब हम भोज में थे तो श्री हमारे प्रति बहुत सम्मानजनक थे। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने जिया हाओ को निजी बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। क्या इसका मतलब यह है कि हाओ र ने लिताओ को नीचे उतारने के लिए उनका इस्तेमाल किया? चाची सू, नमस्ते, क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? आह हाओ र, मैं ठीक हूँ और कनेक्शन स्थिर है। मैं बस सोच रहा था कि आपने ये कैसे किया। ठीक है, मैं ये रहस्य बाद में बताऊंगा चाची सू। लेकिन अभी नहीं। जिया हाओ हंसा। चाची सू, ली ताओ आपका और आपकी बेटियों का फायदा उठाना चाहता था। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसने कल उन्हें अगवा करने के लिए आदमी भी भेजे थे। तो मैं चुपचाप नहीं रह सकता। मैं किसी को भी आपको या आपकी बेटियों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा आंटी सू। खैर आंटी सू, आप अब जश्न की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि अगला तोहफा कुछ ही घंटों में आ जाएगा। हाओ र, हेलो। सू युंकी को एहसास हुआ कि कॉल पहले ही खत्म हो चुकी है। कौन था बॉस सू? सचिव ने उत्सुक स्वर में पूछा। मेरा बेटा मुयू। सू युंकी ने ये कहते हुए गर्व से मुस्कुराई। हालांकि एक अजीब सी भावना उसके दिल में उमड़ पड़ी। एक अजीब सा स्नेह जो मात्र भावना नहीं था। जिया हाओ ने अपने फोन को देखा और हंसा। हाँ, मुझे हमेशा आंटी सू के चेहरे पर मुस्कान देखना अच्छा लगता है। पीछे मुड़कर उसने अपने सामने घुटनों के बल बैठे एक थके हुए व्यक्ति को देखा। उसका मुंह कपड़े से बंधा हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि ली ताओ था। MMGGHH, तुम बोल नहीं सकते। तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हो? जिया हाओ ने उसके सामने बैठते हुए आह भरी। दस्ताने पहने अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए उसने ली ताओ की हथेली ली और एक और नाखून फाड़ दिया। ली ताओ कराह उठा क्योंकि उसके चेहरे पर आंसू और लार बह रही थी। लेकिन उसकी चीखें उसके मुंह से बाहर नहीं निकल पाईं। जिया हाओ ने एक गहरी सांस ली क्योंकि वह ली ताओ के दुख से बहुत अधिक मात्रा में इच्छा क्यों इकट्ठा कर रहा था। दर्द, पीड़ा, क्रोध, घृणा, भय, जिया हाओ विभिन्न नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ था जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से अधिक तीव्र थी। इच्छा क्यूई ने उसके अंदर इच्छा के पौधे में पत्तियों के बाद पत्तियों का निर्माण किया जिससे वह बड़ा हो गया। गोल्डन अरहत वज्र बॉडी आज की मेरी आंतरिक ऊर्जा के विपरीत जो दवाओं और प्राकृतिक ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करती है। इच्छा क्यूई व्यय योग्य है और इसे केवल दूसरों की भावना से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन फिर कभी कभी इच्छा क्यूई की कटाई करना दुनिया से ऊर्जा की कटाई करने से भी ज्यादा आसान हो सकता है। आखिरकार मनुष्य में इच्छाएं घास के मैदान में घास की तरह प्रचुर मात्रा में होती हैं। पौधे की प्रत्येक पंखुड़ी का रंग अलग अलग था जो अलग अलग इच्छाओं को दर्शाता था। ऑब्सीडियन ब्लैक पंखुड़ियां डर और निराशा की पंखुड़ियां थी। जीवन सैर हरी पंखुड़ियां ईर्ष्या और जलन की पंखुड़ियां थी। झिलमिलाती भूरी पंखुड़ियां नफरत की पंखुड़ियां थी। छोटी मुंह जैसी दरारों वाली आकर्षक सुनहरी पीली पंखुड़ियां लालच और लोलुपता की पंखुड़ियां थी। सफेद लपटों वाली धधकती लाल पंखुड़ियां क्रोध और गर्व की पंखुड़ियां थी और गुलाबी चमकती पंखुड़ियां खुशी और वासना की पंखुड़ियां थी। हर बार जब जिया हाओ दूसरों के प्रति एक विशेष भावना का उपयोग करता है तो संबंधित पंखुड़ी भस्म हो जाती है। और वर्तमान में छोटा सा पौधा डर, घृणा, क्रोध और निराशा की पंखुड़ियों से भरा हुआ था। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा और प्रताड़ित करना चाहूंगा। डॉट डॉट, लेकिन तुम देखो, मैं अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। हे, मैं अपना समय तुम्हारे बजाय कुछ सुंदरियों के साथ बिताना पसंद करूंगा। तो हमेशा के लिए अलविदा ली ताओ। शायद तुम अपने अगले जन्म में एक बेहतर इंसान बनो। GNNGHH, MNNGHHHH। ली ताओ की आंखें भय से चौड़ी हो गई क्योंकि उसने संघर्ष करने की कोशिश की। लेकिन जिया हाओ ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे झटका दिया जिससे उसकी सांस की नली टूट गई। उसके बाद उसने अपनी लाश को चमत्कार के बर्तन में फेंक दिया। तेजी से लाश अवशोषित हो गई लेकिन प्रगति बार थोड़ा बढ़ा। मुझे लगता है कि इस दुनिया में लोग यूनान महाद्वीप के मार्शल कलाकारों की तरह पौष्टिक नहीं हैं। मुझे लगता है कि मैं केवल यूनान महाद्वीप में बर्तन को अपग्रेड कर सकता हूँ। अचानक जिया हाओ के ऊपर सफेद रोशनी की एक चमक दिखाई दी जैसे कि उस पर तारों की रोशनी बरस रही हो। जैसे ही उसकी नींद ने तारों की रोशनी को अवशोषित किया उसका गोल्डन अरहत वज्र बॉडी आज सक्रिय हो गया। पुण्य ऊर्जा की इतनी घनी मात्रा, ली ताओ ने कितना पाप किया। जिया हाओ ने गहरी सांस ली क्योंकि उसे लगा कि उसका पूरा शरीर फिर से जवान हो गया है। पुण्य ऊर्जा सीधे उसकी नींद में विलीन हो गई। दरारें ठीक हो गई और उसकी नींद स्थिर और चमकदार हो गई। और यह भी नहीं कहना कि मेरी आंतरिक क्यूई और अधिक शुद्ध और तरल हो गई। यांग ऊर्जा अभी बहुत मजबूत है। जिया हाओ ने अपनी हथेली थपथपाई और वह मुड़ा और चला गया। चूंकि ली ताओ का शव नहीं मिलेगा इसलिए उसे लापता या देश से भाग जाने के रूप में दर्ज किया जाएगा। उसने अपना कोई निशान भी नहीं छोड़ा जिससे वह पुलिस के रडार पर आ सकता है। जब जिया हाओ घर लौटा तो सू युंकी पहले ही वापस आ चुकी थी। हाओ प्र, तुम वापस आ गई हो। तुम्हारे कपड़ों का क्या हुआ? आह, मैं अभी गिर गई और मेरे कपड़े गंदे हो गए। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। वैसे भी आंटी सू,
माँ, समाचार देखो। सू लान ने अचानक चिल्लाते हुए सू युनकी का ध्यान खींचा। ब्रेकिंग न्यूज, किंगजू ज्वेलरी के चेयरमैन ली ताओ के काले कारनामे उजागर। ली ताओ के कई सेक्स टेप इंटरनेट पर वायरल हो गए। कई बलात्कार पीड़िताएं आगे आईं और ली ताओ के अपराध को स्वीकार किया। ये किंगजू ज्वेलरी के घोटाले से भी ज्यादा घिनौना है। पुलिस पहले से ही ली ताओ को गिरफ्तार करने के लिए उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसका ठिकाना अज्ञात है। सू युनकी ने मुड़कर जिया हाओ की ओर दौड़ लगाई और उसे कसकर गले लगा लिया। हाओ प्र, मैं बस यह नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आंटी सू, जिया हाओ ने शांत स्वर में कहा। आखिरकार, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। जिया हाओ डाइनिंग टेबल पर बैठे, संक्षेप में समझाते हुए कि वह ली ताओ के बारे में कैसे पता लगाने में कामयाब रहा। तो आपके दोस्त ने उसके सिस्टम को हैक कर लिया और फाइलें चुराने में कामयाब हो गया। सू लान हैरान थी। आपका दोस्त एक असाधारण हैकर होना चाहिए। ओह, ये सच है। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आंटी सू, क्या मुझे कुछ और चावल मिल सकते हैं? बेशक से, हाओ प्र, ये लो, ये लो। सू युनकी ने मुस्कुराते हुए जिया हाओ को और चावल परोसा। और लिन मेई के पिता और उनके दोस्तों ने किंगजू ज्वेलरी पर हमला करने में मदद की, जिससे उसका स्टॉक मूल्य गिर गया। क्या इसीलिए तुम लिन मेई के साथ इतने प्यार से पेश आ रही हो? सू जिंग रा ने अपने होंठ सिकुड़े। तुम्हारा क्या मतलब है? जिया हाओ अबाक रह गई। बस, लिन मेई ने एक दोस्त के तौर पर मेरी मदद की, बस। या फिर, हे, क्या तुम ईर्ष्या कर रही हो, जिंग प्र? जिया हाओ मुस्कुराई। चिंता मत करो, तुम्हारे बड़े भाई का दिल बहुत बड़ा है। तुम आसानी से वहां रह सकती हो। जो कहना है कहो, मुझे परवाह नहीं है। आंटी सू, तुम्हारा क्या? जिया हाओ ने सू युनकी की ओर देखा। क्या तुम किंगजू ज्वेलरी पर कब्जा करने जा रही हो? ठीक है, मैं पहले तो संशय में थी। हालांकि किंगजू ज्वेलरी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये संभव होगा। सू युनकी ने हंसते हुए कहा। चलो 2 दिन तक इंतजार करते हैं जब तक कि किंगजू ज्वेलरी के शेयर धूल में न बदल जाएं। उस समय मैं इसे खरीद लूंगी। अगर किंगजू ज्वेलरी हमारी हो जाती है तो हमारी कंपनी का लाभ मार्जिन 50% से अधिक बढ़ जाएगा। सू लान ने पूछा, और यह केवल पहले वर्ष में है। जब तक हम दोनों कंपनियों को विकसित करते हैं, हम कुछ वर्षों में ब्लू क्रिस्टल कॉर्पोरेशन को एक विशाल कंपनी में बदल सकते हैं। बड़ी बहन लान बहुत समझदार है। दुर्भाग्य से मुझे कंपनियों और सामान से निपटना पसंद नहीं है। सू जिंग रा ने आह भरी। उस सामान पर काम करने के लिए आपको दिमाग और बुद्धि की आवश्यकता है, जिंग प्र। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिया हाओ ने उसे सांत्वना दी। हाँ, तुम सही हो। हाँ, सू जिंग रा ने गुस्से से जिया हाओ को देखते हुए रुक गई। क्या तुम कह रहे हो कि मेरे पास दिमाग नहीं है? ओह, क्या मैंने ऐसा कहा? ठीक है, हाओ प्र, जिंग प्र को ज्यादा तंग मत करो। सू लान ने जिया हाओ के गाल पर चुटकी काटते हुए हंसी। हे, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। जिया हाओ ने अपने होंठ पोंछते हुए हंसी। वैसे भी, मैंने बहुत खा लिया है। मैं अब और नहीं खा सकता। जिंग प्र, मैंने तुम्हें पहले ही मैनुअल दे दिया है। तुम्हें इसे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। मैंने पहले ही पढ़ लिया है, जिया हाओ, और मुझे मानना होगा, यह नया मैनुअल तकनीकों और मुद्राओं के बारे में गहराई से बताता है। सू जिंग रा ने स्वीकार किया। सिस्टर जियांग ने हमें सदन एज डोजो के नाम से राष्ट्रीय मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। क्या तुम मेरे साथ आ रही हो? हाँ, राष्ट्रीय मार्शल आर्ट टूर्नामेंट। सू जिंग रा की आंखें चमक उठी। बेशक, क्यों नहीं, मैं भाग लेने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मुझे पता था। जिया हाओ ने सिर हिलाया। कल सिस्टर जियांग को बता देना और वह तुम्हें सभी जरूरी निर्देश देंगी। क्या तुम भी भाग लेने जा रही हो? सू जिंगर ने उत्सुक स्वर में पूछा। बेशक, जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगर मैं अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करूंगी तो यह अच्छा नहीं होगा, है ना? लेकिन अब मैं सोचती हूँ, तुम किस तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास करती हो, जिया हाओ? सू जिंगर ने अचानक पूछा। क्या मुझे मार्शल आर्टिस्ट को हराने के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की जरूरत है? जिया हाओ मुस्कुराई। कच्ची ताकत के सामने तकनीकें बेमानी हैं। हे, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ टूर्नामेंट में जाकर अपनी ताकत दिखाओगी? तुम अयोग्य हो सकती हो। तो मैं सिर्फ बुनियादी मुट्ठी तकनीक का उपयोग करूंगी। घूंसे और घूंसे, इससे सब कुछ हो जाएगा। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। तुम्हें पहेली में बात करने की जरूरत नहीं है। सू जिंग रा ने अपनी सीट से उठते हुए कहा। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। मैं भी जाऊंगी, आज मैं थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही हूँ। सू लान ने सिर हिलाया। जिया हाओ ने सू युंकी को देखा क्योंकि उसे गुलाबी इच्छा की लड़ियां उसकी ओर आती हुई महसूस हो रही थी। हे, मेरी प्यारी चाची सू, क्या आपने पहले से ही मेरे प्रति भावनाएं विकसित करना शुरू कर दिया है? फिर मैं इसे थोड़ा और बढ़ा दूं, ठीक है? जिया हाओ ने अपने दिल में एक कुटिल हंसी दी क्योंकि उसने अपनी 6 इच्छाएं संख्या विचार कलाएं सक्रिय की। उसने सू युंकी का हाथ पकड़ा और शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ, चाची सू? क्या आप ठीक हैं? आह, हाओ र, मैं ठीक हूँ। सू युंकी ने महसूस किया कि उसके गाल गर्म और लाल हो रहे थे क्योंकि वह जल्दी से उठी। मैं प्लेटें लगाऊंगी। हाओ र, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। आह, ठीक है, आंटी सू। जिया हाओ ने उठते हुए सिर हिलाया। उसके मन में आज का मंच पहले से ही तैयार था। हे, मेरी प्यारी सौतेली माँ, तुम मेरे चंगुल से कैसे बचोगी? जिया हाओ ने अपने कमरे में वापस जाते हुए हंसी उड़ाई। अपने बिस्तर पर बैठते हुए उसने अपनी नोटबुक निकाली और ली ताओ का नाम काट दिया। ठीक है, एक खलनायक खत्म, कई और जाने बाकी हैं। जिया हाओ ने अपने दिल में बुदबुदाया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ नाम लिखे। लिन मेई, फैंग युनशी, ब्लैक बटरफ्लाई और चू यूनली। लिन मेई, वह पहले से ही मेरी मुट्ठी में है, इसलिए वह उन चारों में सबसे सुरक्षित है। ब्लैक बटरफ्लाई जाहिर तौर पर मेरी बहुत बड़ी मददगार है। दुर्भाग्य से वह किसी अजीब पुरानी बीमारी से पीड़ित है। मुझे इसका इलाज ढूंढना होगा। फैंग युनशी, वह एक रहस्यमय व्यक्ति है। पिछली बार जब मैं उससे मिला था तो उसके भविष्य में पदोन्नति के अलावा कुछ खास नहीं था। चलो इस बार देखते हैं। चू यूनली के लिए वह सबसे खतरनाक स्थिति में है। अगर मैं कुछ नहीं करता तो वह सब कुछ खो देगी, खलनायिका के रास्ते पर चली जाएगी और 2 भावी नायिकाएं उसके हाथों बर्बाद हो जाएंगी। चू यूनली सू जिंगर की दोस्त थी जो उसके साथ थी जब गुंडे उसका अपहरण करने गए थे। जिया हाओ उसकी साजिश को अच्छी तरह से जानता था और वह उसे अंजाम दे सकता था।
ऐसे फूल को मुरझाते और जहरीले कांटों में बदलते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पास पहले से ही काफी पैसा है, मुझे बस इतना करना है कि मैं इसका सही इस्तेमाल करूं। आखिरकार तियांशु राष्ट्र में मेरे लिए पैसा कमाना सबसे आसान काम है। मेरे पास इस दुनिया के वर्तमान, भूत और भविष्य का सारा ज्ञान है। मुझे सारे रहस्य और जानकारी पता है। जब तक मैं चाहूं मैं बस कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन अभी के लिए पहले सू परिवार को पकड़ते हैं। डॉट डॉट डॉट। अब रात के खाने के बाद उसे लगा कि वह ऐसे विचारों से अभिभूत हो रही है। उसके दिल का एक हिस्सा जिया हाओ को एक आज्ञाकारी बेटे के रूप में मानता था, जो उसे बहुत प्यार करता था। हालांकि उसके दिल का दूसरा हिस्सा जिया हाओ के साथ उन भापदार और अजीब क्षणों को याद करता था। उदाहरण के लिए, जब वह उसके सामने नग्न हो जाती थी या जब वह पार्टी में उसके साथ हस्तमैथुन करती थी। वे दृश्य सू युंकी की आंखों के सामने नाचते थे, जिससे उसका शरीर गर्म हो जाता था। मातृत्व और भावुक इच्छा ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह पागल हो रही थी। हाँ, मैंने उसका ख्याल रखने का वादा किया था, लेकिन क्या मुझे उसका ख्याल एक बेटे की तरह रखना चाहिए? एक बच्चे की तरह? क्या मैं नहीं कर सकती? नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे शांत होने की जरूरत है। शायद नहा लूं। ऊपर जाते समय सू युंकी ने अपने होंठ काटे, लेकिन फिर उसने देखा कि जिया हाओ का दरवाजा थोड़ा खुला था और कमरे से धीमी आवाजें आ रही थी। उत्सुकता से वह अंदर चली गई, ये सोचते हुए कि जिया हाओ क्या कर रहा था। कमरे में अंधेरा था और सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन से रोशनी आ रही थी। दृश्य के साथ साथ मांस के आपस में टकराने की आवाज कामुकता और वासना से किसी का भी खून खौल सकता था। जिया हाओ, वह पोन क्यों देख रहा है? सू युंकी हैरान थी, सोच रही थी कि उसे किस तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हाँ, उसकी उम्र के लड़कों के लिए हस्तमैथुन करना बिल्कुल ठीक है। अन्यथा इच्छाओं को बहुत ज्यादा दबाने से कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन वह क्या देख रहा है? जब उसने स्क्रीन पर सामग्री देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह एक परिपक्व महिला को जोर से कराहते हुए देख सकती थी, क्योंकि वह एक आदमी के सामने नग्न लेटी हुई थी। वह आदमी उसकी उम्र से कम उम्र का लग रहा था, उसे अपने शरीर के नीचे दबा रहा था। युवक अपने कूल्हों को जोर जोर से हिलाते हुए उनके निचले शरीर जुड़े हुए थे। विभिन्न मुद्राओं को बदलते हुए युवक उस महिला के शरीर को पीटता रहा। सू युंकी ने जिया हाओ के बड़े उपान को देखा, जो एक खंभे की तरह सीधा खड़ा था। वह वीडियो में दिखाई गई गति से मेल खाते हुए उसे जोर से सहला रहा था। हाँ हाँ आंटी सू, जोर से, मुझे जोर से सहलाओ। सू युंकी ने जिया हाओ की कराह सुनी तो वह चौंक गई, जिससे वह वहीं पर जड़वत हो गई। वह हाओ र मेरे बारे में सोचते हुए हस्तमैथुन कर रहा है। मैं क्या क्या करूं? सू युंकी घबरा गई, क्योंकि उसे लगा कि उसका दिमाग एक पल के लिए बंद हो गया है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसकी टांगों के बीच एक अजीब सी गर्मी जम गई थी, जिससे वह ठीक से सोच नहीं पा रही थी। अचानक जिया हाओ ने वीडियो बंद कर दिया और वह निराश और दुखी लग रहा था। क्यों? मैं ठीक से हस्तमैथुन भी नहीं कर सकता। मैं क्या मुझे उसका अंडरगारमेंट चुरा लेना चाहिए? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये दर्द कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? जिया हाओ ने अंदर ही अंदर मुस्कुराया, क्योंकि वह सू युंकी की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। हालांकि उसने असफल हस्तमैथुन के बाद एक दुखी, निराश युवक की तरह अपना अभिनय जारी रखा। एक आह भरते हुए वह उठा, एक बोतल ली और एक घूंट पानी पिया। मुझे आश्चर्य है कि आंटी सू क्या कर रही हैं। क्या वह पहले ही सो चुकी हैं? वह आज बहुत थकी हुई लग रही थी। सू युंकी के कदम लड़खड़ा गए और वह कुछ कदम पीछे हटकर अपने कमरे में वापस चली गई। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर बैठ गई। उसके दिल में असंख्य विचार घूम रहे थे और वह उनसे अभिभूत महसूस कर रही थी। मैं सोचती हूँ कि जिया हाओ मेरे बारे में ऐसे विचार रखती है। मुझे क्या महसूस करना चाहिए? क्या मुझे चिंतित होना चाहिए? घृणा? खुशी? अनजाने में उसकी उंगलियां पहले से ही उसके पैरों के बीच फिसल गई थी, उसकी पैंटी के गीले पैच को महसूस करते हुए। जब उसकी उंगलियों ने उस जगह को छुआ, तो उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर एक अजीब सी खुशी से कांप रहा है, जिसे उसके शरीर ने सालों से नकार दिया था। क्यों? मुझे यहाँ ज्यादा छूना क्यों पसंद है? धीरे धीरे उंगलियों का दबाव बढ़ता गया, क्योंकि वह वहां और ज्यादा रगड़ती गई। लेकिन फिर दरवाजे पर एक हल्की दस्तक ने उसे चौंका दिया। आओ आंटी सू, क्या आप सो गई हैं? हाओ र आओ। सू युंकी का शरीर जम गया, क्योंकि वह ये तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करे। हालांकि उसने पहले ही जिया हाओ को जवाब दे दिया था, इसलिए वह बस स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए ही कर सकती थी। जिया हाओ के प्रवेश करते ही दरवाजा धीरे धीरे खुला। उसने अपने कदम रोक दिए जब उसने सू युंकी को उसके बिस्तर पर देखा। नाइट गाउन बहुत नर्म और छोटा था, जिससे उसकी कोमल गोरी जांघें काफी हद तक दिख रही थी। नाइट गाउन के कपड़े से उसके कर्व्स का सही आकार दिख रहा था, जिससे उसकी आकृति मंद लैंप की रोशनी में आकर्षक लग रही थी। क्या हुआ हाओ र? क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? सू युंकी ने शांत रहने की कोशिश की। मैं अभिनय करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना भूल गया। जिया हाओ ने एक ब्रेसलेट निकाला और सू युंकी को दे दिया। यह एक सुनहरा ब्रेसलेट था, जिसके बीच में एक लाल क्रिस्टल था। सुनहरे ब्रेसलेट में हल्की बैंगनी चमक थी, क्रिस्टल के कारण यह और भी महंगा लग रहा था। ये किस तरह का सोना है? यह ऐसा दिखता है ये खजाना सोना है आंटी सू। ये बहुत दुर्लभ है ना? जिया हाओ मुस्कुराए। खजाना सोना? मैंने केवल अफवाहों के बारे में सुना है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा। सू युंकी ने ब्रेसलेट को पकड़ लिया, अपने हाथों पर हल्की गर्मी महसूस की। खजाना सोना एक दुर्लभ प्रकार का सोना है, जो बेहद कीमती है, यहाँ तक कि शुद्ध हरे जैद से भी ज्यादा। और बीच में लाल क्रिस्टल। सू युंकी ने इसे पहले भी कई बार देखा था। ये दुर्लभ रक्त रूबी में से एक है। ये बहुत कीमती है जिया हाओ, मैं बस नहीं कर सकता। जिया हाओ ने कंगन पकड़ा और उसे सू युंकी की बांह पर रख दिया। अच्छा आंटी सू, यह आप पर बहुत सुंदर लग रहा है ना? इसके अलावा मेरे लिए ऐसा खजाना पाना वास्तव में भाग्य की बात थी। इसलिए आंटी सू, कृपया मेरा उपहार अस्वीकार न करें। जिया हाओ के पास अभी भी यूनान महाद्वीप के बहुत सारे सोने के सिक्के थे, इसलिए उसने कुछ का इस्तेमाल किया और सू युंकी के लिए उपहार के रूप में एक कंगन तैयार किया। और अब उसे देने का सही समय मिल गया। धन्यवाद जिया हाओ। हाँ, मुझे ऐसा तोहफा मिले हुए काफी समय हो गया है। सू युंकी ने प्यार से कंगन को सहलाते हुए बुदबुदाया। लेकिन फिर वह अचानक कराह उठी, उसका चेहरा थोड़ा दर्द से भर गया। आउच, मेरी पीठ। आंटी सू, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ज्यादा काम न करें।
जिया हाओ ने बिस्तर से उठते हुए डांटा। आंटी सू, मुझे थोड़ा बाम लगाने दें और आपके कंधों की मालिश करें। हाओ मुझे नहीं लगता। आंटी सू, आराम करें, मैं मालिश करने में बहुत अच्छी हूँ। सू यून की जिया हाओ को रोकना चाहती थी, लेकिन अजीब बात है, उसने ऐसा नहीं किया। बस थोड़ा सा ठीक रहेगा। ये कहते हुए वह घूम गई, जिससे जिया हाओ को अपनी पीठ तक पहुंचने का मौका मिल गया। जिया हाओ ने सिर हिलाते हुए अपनी हथेली को रगड़ा। नांग भगवान, डॉट डॉट, ये बहुत अच्छा लग रहा है। सू यून की खुद को रोक नहीं पाई और एक हल्की कराह निकल गई। जिया हाओ के हाथ दृढ़ और मजबूत थे, सही जगहों पर सही मात्रा में ताकत लगा रहे थे। उसने अपनी आंतरिक क्यूई का उपयोग किया और धीरे धीरे अपनी हथेली को उससे ढांक लिया। धीरे धीरे उसे सू यून के शरीर में इंजेक्ट किया ताकि उसके मांस को पोषण मिले और उसे आराम मिले। और उसने उसकी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए खुशी और आनंद की इच्छा क्यूई का भी उपयोग किया। आह, ये ऐसा क्यों है? उन्ह, आंटी सू, क्या आप ठीक हैं? जिया हाओ ने एक नकली चिंता के साथ पूछा। क्या मुझे रुक जाना चाहिए? आह नहीं, रुको मत। हाओ मैं, कृपया जारी रखो। सू यून की बीच में रुक गई, लेकिन जिया हाओ की हथेली से उसे जो आनंद और आराम महसूस हुआ, वह बस नशे की लत था। उफ, मैं आज ऑफिस में सारा काम निपटाने के बाद वाकई थक गई थी। जिया हाओ के हाथ, वे वाकई जादुई हैं। इसके अलावा मैं, ऐसा नहीं है कि हमारा ऐसा अंतरंग संपर्क पहली बार हुआ हो। आंटी सू, क्या आप पलटकर बिस्तर पर लेट सकती हैं? मैं आपके हाथ और पैर रगड़ दूंगी। जिया हाओ मुस्कुराई। लेकिन हाओ बहुत देर हो चुकी है, आपको ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है। सू यून की पलटी और जिया हाओ को देखा। हालांकि अपनी नजरों को रोक पाने में असमर्थ, वह बिस्तर पर लेट गई, जिया हाओ की मालिश का इंतजार करते हुए। हाँ, ये बिल्कुल सही लग रहा है। आहा, हाओ तुम मेरे पैर की उंगलियों को क्यों गुदगुदा रही हो? ठीक है, अगर मैं सिर्फ शरीर की मालिश करूं तो मजा नहीं आएगा, है ना? जिया हाओ ने उसके पैर रगड़े और हंसा। अपने मूड को हल्का करना भी जरूरी है। हे भगवान, आहा, हाओ रुको। सू युनकी ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी फिर भी निकल आई। अपनी आंखें रगड़ते हुए उसने अपने शरीर और आत्मा में एक दुर्लभ विश्राम महसूस किया। दरअसल आंटी सू, मैं कुछ कबूल करना चाहती हूँ। जिया हाओ का स्वर गहरा और क्षमा प्रार्थी था, जिससे सू युनकी चौंक गई। क्या है? हाओ उसने शांत स्वर में कहा। तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो। मुझे मुझे माफ करना आंटी सू। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहना है, लेकिन मैं बस ऐसे विचारों से अभिभूत हूँ। सू युनकी जल्दी से उठी, जिया हाओ को चिंतित भाव से देखते हुए। जिया हाओ ने अपना चेहरा ढांक लिया, लेकिन आंसू की बूंदें अभी भी उसके गालों पर बह रही थी। मैंने आपके बारे में सोचते हुए हंस मैथुन करने की कोशिश की, आंटी सू। हाओ